Hello children, good morning. I'm going to teach you second part of sixth chapter, Town, Traders and Craftsmen. In this part, you will learn about medieval cities like Hampi, Machilipatnam and Surat, and also you will learn about traders in medieval India. Let's start. Hampi was situated at the center of the city Vijayanagara, the capital of the Vijayanagar Empire. हम्पी सिटी जो था वो विजयनगर एम्पायर के सेंटर में सिचुएटेड था और ये विजयनगर एम्पायर का कैपिटल सिटी था. Founded on the bank of river Tungabhadra in 1336 CE, the Vijayanagar Empire dominated the southern India landscape for more than 200 years. विजयनगर एम्पायर 1336 में फाउंडेड किया गया तुंगभद्रा नदी के किनारे और विजयनगर एम्पायर ने तकरीबन साउथ इंडियन इस लैंडस्केप पर 200 ईयर तक रूल किया. इट शेयर ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विथ इट्स नेबर द बहमनी किंगडम. विजयनगर एम्पायर का अपने पड़ोसी बहमनी किंगडम से लंबा हिस्ट्री है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़े का. बहमनी किंगडम में जो है उसके अंदर 5 सल्तनत थे, जैसे कि बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा. इन सभी को मिलाकर के ही बहमनी किंगडम बनता था. द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर वॉज कृष्णदेवराय. विजयनगर एम्पायर के जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे उनका नाम था कृष्णदेवराय, जिन्होंने 1509 टू 1530 तक रूल किया. मेडवल पीरियड में बहुत सारे यूरोपियन ट्रैवलर इंडिया विजिट करने आए और वो विजयनगर एम्पायर कोर्ट में भी उन्होंने विजिट किया. सम ऑफ देम सच एज निकोल्डे कोल्टी, डोमिंगोस पीस, अब्दुल रज्जाक हैव लेफ्ट बिहाइंड विविड अकाउंट ऑफ द एम्पायर्स पावर्स एंड वेल्थ. ये सारे ट्रैवलर्स ने बुक्स लिखी विजिट करने के बाद और उन्होंने इस एम्पायर के पावर और वेल्थ के ऊपर भी लिखा. अकॉर्डिंग टू दैम, इन ट्रैवलर्स के हिसाब से, द सिटी ऑफ विजयनगरा हैव 7 रिंग्स ऑफ फोर्टिफिकेशन, बर्सलिंग मार्केट प्लेस एंड मैग्निफिसेंट टेम्पल ले नियर द पैलेस. इन ट्रैवलर्स के हिसाब से विजयनगर एम्पायर जो था फोर्टिफिकेशन यानी किलेनुमा था, काफ़ी बिजी मार्केट था यहाँ, पैलेस के नज़दीक ही टेम्पल भी था. द वॉल ऑफ पैलेस एंड टेम्पल वर एक्सक्लूसिवली क्रॉप. जो दीवारें थीं पैलेस की और टेम्पल्स की वो काफ़ी डेकोरेटेड और पत्थर से बनी थी, जो खुदी हुई थी. ट्रेडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड केम हेयर. पूरी दुनिया के जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, यहाँ आते थे. की आइटम ऑफ एक्सपोर्ट इंक्लूडेड स्पाइसेस, टेक्सटाइल, ज्वेल्स, परफ्यूम, अमेरिका नट्स एंड आइवरी. यहाँ से जो चीज़ें विदेशों में भेजी जाती थी, एक्सपोर्ट होती थी, वो थी स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, ज्वेल्स, परफ्यूम, सुपारी एंड हाथी दांत. और जो यहाँ के व्यापारी खरीदते थे फॉरेन कंट्री से, वो था हॉर्स, कॉपर, सिल्क, कोरल एंड मरकरी. Following the Vijayanagar Empire defeated 1565 CE at the hand of the combined force of Bahmani Kingdom. जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बहमनी किंगडम में 5 सल्तनत थे, तो इन 5 ने मिल करके विजयनगर एम्पायर को 1565 में डिफीट किया और उसी की वजह से हम्पी फैल इनटू ruins, जिसकी वजह से हम्पी जो था, जो विजयनगर एम्पायर का कैपिटल था, वो खंडहर में बदल गया. जो नेक्स्ट सिटी है मेडवल पीरियड का, वो है मछलीपट्टनम. मछलीपट्टनम वन ऑफ द लीडिंग पोर्ट सिटी ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट, इमर्ज एज अ प्रस्पीरियस ट्रेडिंग सेंटर इन द 14th सेंचुरी. मछलीपट्टनम एक पोर्ट सिटी है जो कि कोरोमंडल कोस्ट पर है और ये 14th सेंचुरी में काफ़ी समृद्ध और संपन्न ट्रेडिंग सेंटर था. इट वॉज द मेन पोर्ट ऑफ किंगडम ऑफ गोलकुंडा. गोलकुंडा किंगडम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी था. वन ऑफ द 5 किंगडम ऑफ द बहमनी एम्पायर, जो मैं ऊपर आप लोगों को बता चुकी हूँ. ड्यूरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी CE के समय ये गोलकुंडा का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी था. द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर इन द 17th सेंचुरी CE मेड द सिटी इवन मोर प्रॉस्पेरस एंड पॉपुलर. जब यूरोपियन ट्रेडर्स यहाँ आए, यहाँ से व्यापार करने लगे, तो उसकी वजह से ये जो पोर्ट सिटी था ये और ज़्यादा समृद्ध और पॉपुलर हो गया. इंग्लिश वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप बेस हेयर इन 1611 CE. सबसे पहले जो थे, जितनी भी यूरोपियन कंपनियां आई उसमें से इंग्लिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले यहाँ अपना बेस बनाया 1611 CE में. उसके बाद उनको फॉलो किया डच एंड फ्रांसीसियों ने. द primarily a fishing harbor, सब मछलीपट्टनम was also known for its kalamkari clothes and painting. In the 13th century CE, Marco Polo recorded that Indian, सबसे पहले मछलीपट्टनम एक फिशिंग हार्बर था, लेकिन इसके साथ साथ वो जो था अपनी कलमकारी क्लोथ्स और पेंटिंग के लिए भी पॉपुलर था 13th सेंचुरी में. मार्को पोलो जो कि एक ट्रैवलर थे, उन्होंने भी बताया है अपनी बुक में
कि टेक्सटाइल वर एक्सपोर्टेड टू चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। मछलीपट्टनम की जो कलमकारी वाली पेंटिंग वाली जो टेक्सटाइल थी वो यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के लिए। यहाँ इसके अलावा जो थी वो यहाँ से पोटेशियम नाइट्रेट और स्पाइसेस भी एक्सपोर्ट होती थी मछलीपट्टनम पोर्ट से। जो नेक्स्ट सिटी है वो है सूरत। Surat, situated on the bank of river Tapi, a present-day Gujarat, emerged as an important trading center in the 13th century. सूरत जो है गुजरात में है, जो तापी नदी के किनारे है और 13th सेंचुरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। फॉलोइंग द मुगल टेक ओवर द सूरत इन 1573 CE, द सिटी बिकेम द मेन कमर्शियल सेंटर ऑफ द मुगल एम्पायर। जब मुगलों ने 1573 में इसको टेक ओवर कर लिया, इस पर कब्जा कर लिया, उसके बाद ये मुगलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर हो गया। इट्स इम्पॉर्टेंस एज एन सेंटर ऑफ ट्रेड सून एंड सूरत द टाइटल गेटवे ऑफ द वेस्ट। इसकी इंपॉर्टेंस जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे सूरत जो है उसने एक टाइटल अर्न किया, गेटवे ऑफ वेस्ट बन गया ये। ट्रेडिंग एंड मनी लैंडर्स were the main source of income of the merchant of Surat. They traded with West Asia, African and European country. यहाँ के जो व्यापारी थे उनका मेन सोर्स जो था वो ट्रेडिंग करना और मनी लैंडिंग था, और ये जो व्यापारी थे वो वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोपीय कंट्री के साथ जो है व्यापार करते थे। जो मेन की आइटम था जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता था वो था कॉटन, सिल्क फैब्रिक, इंडिगो, स्पाइसेस एंड ज्वेलरी। सूरत वॉज रिनाउंड फॉर इट्स गोल्ड लेस बॉर्डर एंड द जरी वर्क। सूरत जो था वो गोल्ड लेस और बॉर्डर और जरी वर्क के लिए काफ़ी पॉपुलर था, जो कि गोल्डन तार से ही उसमें कढ़ाई की जाती थी, इसलिए ये बॉर्डर जो था या लेस जो था बहुत ही पॉपुलर था। इसके अलावा परफ्यूम, ड्राई फ्रूट्स एंड वाइन भी यहाँ इंपोर्ट होते थे। यूरोपियन केम टू सूरत बाय द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी। यूरोपीय जो हैं वो 16th सेंचुरी के एंड में यहाँ आए। स्टैब्लिश द फैक्ट्री एंड वेयर हाउस हेयर, देयर बाई एडिंग द सूरत वेल्थ। जब यूरोपियन कंपनी यहाँ आई तो उन्होंने यहाँ आकर अपनी फैक्ट्री बनाई और गोदाम बनाए, जिसकी वजह से सूरत जो है और ज़्यादा रिच हो गया और पॉपुलर भी हो गया। सूरत पोजीशन एज द प्रॉस्पेरस सेंटर ऑफ ट्रेड was weakened by the emerge of the Bombay as an important port by the raid of the Marathas led by the Shivaji 1664। सूरत की पोजीशन या उसकी समृद्धि में तब थोड़ी कमी आने लगी या कमज़ोर होने लग गया जब बॉम्बे भी एक डेवलप होने लगा पोर्ट सिटी के रूप में, और इसके साथ साथ मराठे जो शिवाजी थे उन्होंने भी यहाँ रेड किया, जिसकी वजह से सूरत की इम्पोर्टेंस थोड़ी थोड़ी कम होने लग गई। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रेडर्स इन मेडवल इंडिया। मेडवल इंडिया में ट्रेडर्स जो थे उनकी क्या कंडीशन थी या फिर वो कैसे बिजनेस करते थे, इसके बारे में यहाँ पढ़ना है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, favorable economic policy, standardized system of currency and secure trade route over land, sea and rivers allowed the economic prosperous in the medieval India। मेडवल पीरियड में जैसे जैसे पॉलिटिकली स्टेबल होते गए तो इकोनॉमिक पॉलिसी भी फेवरेबल बनने लग गई और करेंसी भी काफ़ी स्टैंडर्ड हो गया, और फिर जो ट्रेड रूट थे वो भी सिक्योर हो गए, चाहे वो लैंड हो, सी रूट हो, जिसकी वजह से मेडवल इंडिया में जो इकोनॉमिक्स समृद्धि थी वो इंडिया की धीरे धीरे बढ़ रही थी। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल ट्रेड की। इंटरनल ट्रेड जो था वो प्लेस ओवर लैंड रूट एंड अलोंग द वाटर रूट, मतलब इंटरनल ट्रेड जो था वो लैंड रूट और वाटर रूट दोनों से होता था। इंटरनल ट्रेड जो होता था वो हैम्प, इंडिगो, ऑयल सीड्स, पल्सीज, स्पाइसेस, व्हीट, राइस एंड शुगर, इन सारी चीज़ों का इंटरनल ट्रेड होता था। फॉरेन ट्रेड टुक प्लेस थ्रू रूट, जो विदेशी व्यापार होता था वो दो रूट से होता था। वन थ्रू पर्सियन गल्फ टू मेडिटेरियन, एक पर्सियन गल्फ से मेडिटेरियन होकर के रूट जाता था, और दूसरा रूट जो था वो रेड सी से मेडिटेरियन तक जाता था। इंडिया एक्सपोर्ट फॉर एक्सीडेड इट्स इम्पोर्ट्स एंड बोथ वॉल्यूम एंड वैल्यूज़। जैसे जैसे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ता गया और इम्पोर्ट भी बढ़ता गया, उसकी वैल्यू भी बढ़ती गई। स्पाइसेस, टेक्सटाइल, शुगर, प्रीसियस स्टोन वर मेजर आइटम ऑफ द एक्सपोर्ट। ये सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट होता था, यानी यहाँ से भेजी जाती थी फॉरेन कंट्री। और जो चीज़ें इम्पोर्ट होती थी, हॉर्सेस फ्रॉम काबुल एंड सेंट्रल एशिया, घोड़े जो है काबुल और सेंट्रल एशिया से मंगाए जाते थे इंडिया में। लग्जरी जो आइटम होते थे यूरोप और वेस्ट एशिया से मंगाया जाता था।
ट्रेडर्स प्रोटेक्टेड देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट बाय फार्मिंग गिल्ड्स। ट्रेडर्स ने जो है कलेक्टिव इंटरेस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने गिल्ड्स यानी एसोसिएशन बनाए। साउथ इंडिया हैव सेवरल लार्ज और पावरफुल गिल्ड्स। साउथ इंडिया में बहुत ही पावरफुल एसोसिएशन होते थे, व्यापारियों के गिल्ड्स होते थे। द मोस्ट फेमस, जो बहुत ही फेमस जो गिल्ड्स यानी एसोसिएशन थे वो थे मणिग्रामम एंड नांदेसी। ये सारे जो एसोसिएशन थे बहुत ही पॉपुलर थे। ट्रेडर्स हु स्पेशलाइज इन द लोकल ट्रेड, जो व्यापारी जो लोकल व्यापार करते थे उन्हें बोला जाता था व्यापारीज एंड बैनिक्स। और फिर जो लॉन्ग डिस्टेंस के इंटर रीजनल व्यापार करते थे उन्हें सेठ या मोदी बोला जाता था। अनदर क्लास ऑफ ट्रेडर कॉल्ड बंजारा, ये नॉमेडिक कम्युनिटी थी, यानी कि चरवाहे। मूव गुड्स इन बक ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इन कारवा, ये सब अपने घोड़ा गाड़ी या फिर ऊँट गाड़ी पर बहुत कारवा में जो है व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे बंजारे। ट्रेडिंग कम्युनिटी इन इंडिया इंक्लूड द गुजरात मर्चेंट कम्युनिटी। ट्रेडिंग कम्युनिटी इंडिया में बहुत सारी जगह थी, जैसे गुजरात मर्चेंट कम्युनिटी, मुल्तानीज एंड पंजाबीज, द मारवाड़ी फ्रॉम राजस्थान एंड क्षेत्रीज फ्रॉम कोरोमंडल कोस्ट। ये सारी ट्रेडिंग कम्युनिटी थी मेडवल पीरियड में, जो कि इंडिया में इंटर ट्रेड या इंटर रिलीजन ट्रेड किया करती थी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पीपल। सेवरल फॉर्म ऑफ क्राफ्ट सच एज पॉटरी, वीविंग, वुड कार्विंग, जैम कटिंग, मेटल वर्क फ्लरिशिंग इन द मेडवल इंडिया। इंडिया में जो है मेडवल पीरियड में बहुत सारे क्राफ्ट, जैसे कि बुनाई, वुड के ऊपर काम करना, या पोट्री बर्तन बनाना, या मेटल वर्क, या जेम्स कटिंग यानी पत्थरों को काटना, जैसे डायमंड कटिंग का वर्क होता है वैसा, ये सब काम जो है मेडवल पीरियड में काफ़ी फल फूल रहे थे। पैट्रोनेज फ्रॉम रूलर्स एंड नॉवेल्स हेल्प दीज क्राफ्ट थ्राइव्स। जो रूलर्स थे या नॉवेल्स थे इनकी तरफ से जो है उन्हें हेल्प किया जाता था, जिसकी वजह से जो क्राफ्ट थे वो काफ़ी फल डेवलप हो रहे थे। द रूलर सेटअप कारखाना और द वर्कशॉप, रूलर ने बहुत सारे कारखाना और वर्कशॉप सेटअप किए। आर्टिशियन बी द प्लेस टू वर्क, जहाँ आर्टिस्ट जो थे इन कारखानों वर्कशॉप में बैठ करके अपने काम करते थे। प्रोडक्ट्स ऑफ द आर्टिशियन वर इन हाई डिमांड बोथ लोकली एज वेल एज द फॉरेन कंट्री। इंडिया में जो आर्टिस्ट सामान बनाते थे इनकी लोकल भी बहुत डिमांड थी और फॉरेन कंट्री में भी इन चीज़ों की क्राफ्ट्स चीज़ों की बहुत डिमांड थी। एज अ रिजल्ट द पॉपुलेशन ऑफ आर्टिशियन ग्रो स्टेडली, इसी वजह से जो आर्टिस्ट की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी। ईच रीजन इन इंडिया हैड इट्स ओन स्पेशल क्राफ्ट, हर रीजन का अपना एक स्पेशल क्राफ्ट है इंडिया में, और उस मेडवल पीरियड में भी था। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग रीजन वर द फेमस फॉर देयर टेक्सटाइल, कुछ रीजन यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं जो अपने टेक्सटाइल के लिए उस समय बहुत ही फेमस थे। मालाबार फॉर कॉलिको, मालाबार में कॉलिको जो टेक्सटाइल था बहुत पॉपुलर था। गोलकुंडा में कलमकारी, अभी हम कलमकारी पढ़ चुके हैं। इन बंगाल फॉर मुस्लिम, बंगाल अपने मुस्लिम कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस था। कश्मीर एंड पंजाब आर नोन फॉर देयर वुलन क्लॉथ एंड फुलकारी एम्ब्रॉयड्री। पंजाब और कश्मीर जो था वो अपने ऊनी कपड़ों के लिए और फुलकारी जो कढ़ाई होती है उसके लिए बहुत फेमस था। इसके अलावा बनारस, उज्जैन, इंदौर एंड पैठन, ये सब फाइन सिल्क और ब्रोकेट्स के लिए बहुत ही पॉपुलर थे। स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। प्रॉपरली इसको रीड करेंगे और इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे।